क्या आपने कभी ऐसी बीमारी को देखा है जिसमें इंसान का हाथ पैर का नाखून ही गायब हो जाता है और साइकिल पे एरोप्लेन का इंजन लगा के कैसे एक इंसान लोकल एरोप्लेन बना दिया, इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए आपको। और एक टैटू का नशा करने वाला इंसान अपना कान क्यों कटवा दिया भला? और क्या आप अमीर घर के नए जन्मे बच्चों को एक अच्छा सा नाम देकर प्रोफेशनल बेबी नेमर बनके 6 लाख रुपए कमाना चाहते हो? और जो ये ड्रिंक आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये अगर आपको दिखे तो आप बहुत लकी हो भाई साहब। ऐसी अनगिनत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दो, सिर्फ 0.8 सेकंड्स लगेंगे और चलो हम लाखों लोग मिलकर चलते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के सफर में। फैक्ट नंबर 14, आपने सिगरेट और दारू के नशे के बारे में सुना होगा, घूमने के नशे के बारे में भी सुना होगा, पर क्या आपने कभी किसी इंसान के अंदर टैटू का नशा देखा है? दिमाग के अंदर टैटू का नशा किस हद तक जा सकता है वो दिखाता हूँ। एक जर्मन व्यक्ति जिसका नाम है सैंड्रो भाई ने लगभग 3,60,000 रुपए लगाकर अपने चेहरे के ऊपर ये टैटू बनवाया है। चेहरे पे टैटू का खर्च तो 50 से 60 हजार रुपए है, बाकी मेन 3 लाख रुपए इसके कान कटवाने में लगे हैं। जी हाँ, आप तब से बिल्कुल सही सुन रहे हो, इस इंसान ने अपना कान कटवा लिया है। इस व्यक्ति का कहना है कि कान ना रहने से टैटू एकदम परफेक्ट दिखता है? ये व्यक्ति इस बात को भी कहता है कि अपना कान कटवाने के बाद और सबसे मेन अपने चेहरे पे टैटू बनवाने के बाद इसके लाइफ में कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। क्या बोलूं अब मैं, ये सब करने के पहले देखो ये कितना अच्छा दिखता था और अब देखो, वाह भाई। मुझे तो लगता है कि अगर मैंने एक भी टैटू चेहरे के ऊपर बनवा लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस अभी जितना है उसका आधा हो जाएगा। लेकिन बाप रे बाप, अपना कान कटवाना, चेहरे पे टैटू बनवाना कैसे कर लेते ये लोग? कान ही नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा बे? हैं? मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं। फैक्ट नंबर 13, साल 1903 में पहली बार एयरप्लेन आया था। तभी काफी नई चीज थी और एयरप्लेन में बैठकर हवा में उड़ने का सोच सबको आत्मा के लेवल पर एक्साइटेड कर देता था। और उस समय एयरप्लेन से रिलेटेड कोई भी नियम कानून नहीं थे। तब लोगों के मन में आता था कि खाली प्लेन का इंजन मिल जाए, मुझे जुगाड़ बैठाकर घर में ही प्लेन बना लेंगे। तो उस समय एक बहुत ही फेमस इन्वेंटर था हैरी हुडिनी नाम का, बहुत क्रेजी इंसान था ये। उसने ये एयरप्लेन बनाया था। जरा देखो तो इसको, इसके टायर्स को तो देखो यारो। एक तरह से आप कह सकते हो कि साइकिल पे प्लेन का इंजन लगाकर ये प्लेन को बनाया गया है। हुडिनी ने इस एयरप्लेन को फील्ड में ले जाकर टेक ऑफ किया और ये उड़ने भी लगा और वो इस प्लेन को सेफली लैंड भी करता था हमेशा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने नाजुक टायर्स आखिर लैंडिंग को संभाल कैसे लेते थे। इस प्लेन के बॉडी पे भी हुडिनी अपना नाम लिखवाया है। गजब, क्या नजारा होगा। लोग देखते होंगे तो कहते होंगे कि ये क्या जा रहा है बे। फैक्ट नंबर 12, एक थोड़ा घिनौना फैक्ट दिखाता हूँ। देखो, एक ऐसी अजीब सी बीमारी होती है जिसमें इंसान का हाथ और पैर का नाखून झड़ने लगता है और फिर कभी नहीं उगता है। देखो, हाथ और पैर ऐसा हो जाता है। इस बीमारी का नाम है एनोंचिया। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग जो इससे पीड़ित है उनका जन्म से ही ऐसा होता है, तो किसी को ये बीमारी हो जाए इसका ना के बराबर चांस होता है। ये बीमारी जिस कैटेगरी में आती है वो कैटेगरी है अल्ट्रा रेयर डिजीज। रेयर भी नहीं, अल्ट्रा रेयर। कैसा लग रहा है ना देखने में, ये अजीब। फैक्ट नंबर 11, ये फैक्ट है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। क्या आपको ये फैक्ट पता है? अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन अपने किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन के पहले एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के लिए जाने जाते थे। और फोर्ब्स का ये आर्टिकल देखो, इसमें अमेरिकन अरबपति जेपी मॉर्गन के बारे में कहा गया है। उन्होंने कहा था करोड़पतियों को एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत नहीं है, अरबपतियों को है। दैट्स गजब। एस्ट्रोलॉजी आपको कैलकुलेशंस के जरिए ये जानने में मदद करता है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और यही कारण है कि आज से ही नहीं, हजारों साल पहले से लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते आ रहे हैं। क्या आपने इस ट्वीट को देखा है? एक एस्ट्रोलॉजर ने अयोध्या राम मंदिर का प्रेडिक्शन 2017 में ही कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से भी 2 साल पहले। दिस इज रियली शॉकिंग। ये देखकर मैंने सोचा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तब मैंने डाउनलोड किया एस्ट्रोटॉक ऐप। मैंने वहां संगीता जी नामक एक एस्ट्रोलॉजर से बात किया। एक काफी शॉकिंग चीज हुई। उन्होंने मेरा डीओबी और उसका टाइम मांगा। सिर्फ इतने डेटा से ही उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि क्या आप सोशल मीडिया के फील्ड पे काम करते हो? ये सुनकर मैं क्या, कैसे, सिर्फ डीओबी और उसके टाइम से इतना डिटेल कैसे पता लग सकता है? फिर मैंने अपने लाइफ के बारे में उनसे सब कुछ पूछा, करियर के बारे में पूछा। उनका बताया ज्यादातर बात सही हुआ। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी। अगर आपको भी अपने बारे में कुछ जानना हो तो एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे है और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करते हो तो आपका पहला चैट फ्री होगा। सो डू चेक इट आउट। तो चलते हैं अब नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 10, मैंने आपको बहुत से अजीब नौकरियों के बारे में बताया। फ्यूनरल में जाके रोने वाला नौकरी, आइसक्रीम चख के उस पर रिपोर्ट देने वाला नौकरी, वगैरह वगैरह। वैसे वियर्ड जॉब की कैटेगरी में और एक नौकरी के बारे में जान लो, प्रोफेशनल बेबी नेमर। और इस नौकरी में आपका काम होता है अमीर घर के बच्चों का नामकरण करना, एक अच्छा सा नाम देना। और वेस्टर्न साइड यानी अमेरिका में अमीर फैमिलीज इन प्रोफेशनल बेबी नेमर्स को एक नाम का 6 से 7 लाख रुपए तक देते हैं। जी हाँ, एवरेजली ये साल का 60 से 90 लाख कमा लेते हैं। जब इनका बिजनेस सबसे मंदा चल रहा होता है तब की बात हो रही है, क्योंकि ये पूरे साल में 10 से 12 घरों को टारगेट करते हैं तो वो भी सालाना 60-70 लाख हो जाता है। बच्चे के नेम के लिए एक अमीर परिवार
6 लाख रुपए कभी नहीं देगा। वो परिवार 6 लाख देते हैं जो अता अमीर होते हैं। मिलियनियर्स यानी 7 करोड़ रुपए वालों की बस की बात नहीं है ये, बल्कि 300-400 करोड़ संपत्ति वाले वो अपने बच्चे के नामकरण में 6 लाख रुपए देते हैं। और अमेरिका में वेरी हाई नेटवर्थ वाली फैमिलीज का नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रोफेशनल बेबी नेमर्स 10-15 फैमिलीज को ही टारगेट करती है चुनकर। क्या आप बनना चाहते हो प्रोफेशनल बेबी नेमर? मैं तो जा रहा हूं बनने। फैक्ट नंबर 9, बीवर नाम का एक जानवर होता है, ये है वो। और इनके बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि इनका ट्रांसपेरेंट आईलिड होता है। तो क्या है कि आप सोचो एक बार कि आप तालाब के अंदर गए हो और आंख बंद करने के बाद भी आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कैसे? सोचो आपका आईलिड यानी पलक ट्रांसपेरेंट है, यानी इसके थ्रू आर पार दिख सकता है। फिर तो आंख बंद करने के बाद भी आपको पूरा दिखेगा। तो यही चीज इन बीवर्स में होती है। दैट्स गजब। किसी इंसान का पलक ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इंसान तो कभी सो ही नहीं पाएगा, आंख बंद करेगा तब भी ऐसे ही दिखेगा सब कुछ। लेकिन ये बीवर्स सो पाते हैं। नेचर ने इसका बॉडी का सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि दिखते हुए भी ये सो जाएंगे ऐसे करके। फैक्ट नंबर 8। अच्छा, एक सवाल था आपसे, थिएटर मतलब क्या होता है? थिएटर मतलब एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग बैठकर किसी चीज को देखते हैं, जैसे मूवी थिएटर, स्कूल का एजुकेशनल थिएटर वगैरह वगैरह। लेकिन ऑपरेशन थिएटर को थिएटर क्यों कहा जाता है? क्या जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करते हैं तो क्या ऑडियंस बैठ के देखती है, जो इसे ऑपरेशन थिएटर कहा जाता है? जी हाँ, ऑडियंस देखती है। आपने सही सुना। हाँ। कैसे? ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेशन थिएटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज से 100 साल पहले जब मेडिकल साइंस डेवलप ही हो रही थी, तब कुछ ऐसा सीन होता था जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मेन डॉक्टर ऑपरेशन करता था और बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स प्रोसीजर को देखते थे और देखकर सीखते थे। और दुनिया भर के कई देशों में ऐसा होता था। जब ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स बैठ के लाइव ऑपरेशन को देखते थे तब ये पूरा सीन एक थिएटर की तरह दिखता था। और यहीं से दिस टर्म वाज बॉर्न, ऑपरेशन थिएटर। बोलो गूज़बम्स आया? ये फैक्ट काफी बताने लायक फैक्ट है। अब आपको मालूम चल गया कि ऑपरेशन थिएटर पहले एक्चुअल में थिएटर होता था। तो वीडियो खत्म होने के बाद आप ये सवाल अपने मम्मी पापा या दोस्तों से पूछ सकते हो कि एक बात बता देगा तो 100 रुपए दूंगा। ऑपरेशन थिएटर तो थिएटर नहीं होता है, तो फिर उसे ऑपरेशन थिएटर ही क्यों कहा जाता है सदियों से? हाँ, अगर आपका दोस्त फैक्टेक्स देखता होगा तब तो बोलेगा ए ते भी देखा है। फैक्ट नंबर 7। 2007 के समय व्हाटएवर और एनीथिंग नामक ड्रिंक होते थे। ये दोनों ड्रिंक खास थे। इनके फ्लेवर्स बहुत सारे अवेलेबल थे, जैसे लेमन फ्लेवर, ग्रीन टी फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर वगैरह वगैरह। लेकिन इसका मन चाहा फ्लेवर आप चाह के भी नहीं खरीद सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके डब्बे पे व्हाटएवर या एनीथिंग लिखा रहता था। और सीन ऐसा था कि आप इसको खरीदोगे, देन खोलोगे, देन मुंह में डालोगे, तभी पता चलेगा कौन सा फ्लेवर है। फ्लेवर सरप्राइज रहता था। मेरे ख्याल से कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। अभी भी कंपनीज को ऐसा ड्रिंक निकालना चाहिए। अगर आपके पापा, चाचा, मामा कोई भी ड्रिंक कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें ये आइडिया दे दो और सेल का आधा कमाई मेरे को भेज देना, क्योंकि मैंने आइडिया दिया। पेटीएम नंबर है। फैक्ट नंबर 6। इंडिया में इतने NH यानी नेशनल हाईवेज हैं, NH1, NH2, NH16, NH24 वगैरह वगैरह। लेकिन NH1 कहाँ है भारत में? और NH1 रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करता है और ये दुनिया के सबसे खूबसूरत रोड्स में से एक है। फैक्ट नंबर 5। सेब तो आपने खाया ही होगा और आपने ये भी सुना होगा कि सेब के बहुत प्रकार होते हैं। रेड डिलीशियस सेब यानी वही सेब जो आप बचपन से खाते आ रहे हो, गाला सेब, हनी क्रिस्प सेब, एम्पायर सेब, कॉटलैंड सेब, फूजी सेब, पोलारेट सेब, क्रिस्पिंग सेब, रोम सेब, बेरेवन सेब, जोनाथन सेब, कैमियो सेब। अरे बस इतना कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है फैशन की दुनिया में एक नया चेंज आ रहा है और आपको इसके बारे में अवेयर होना ही चाहिए। अब शर्ट्स के नीचे ये क्लॉथ मिल रहा है। अब जिनके पास चश्मा है उनके पास चश्मा का डब्बा तो होगा ही, और उस डब्बे में एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ तो होगा ही जिससे आप चश्मा पोंछते हो। तो क्या है कि बहुत लोग आलस के मारे वो कपड़ा यूज ही नहीं करते हैं और चश्मे को लेके शर्ट से ही यूं पोंछने लगते हैं, तो इससे चश्मे का ग्लास रफ हो जाता है। तो इसी के लिए अब ये नया चलन चल रहा है, कपड़े के नीचे ही क्लॉथ मौजूद रहेगा। तो अब आप एक्चुअल में ही शर्ट से चश्मे को यूं पोंछ सकते हो विदाउट स्क्रैचेस। वैसे जिनके पास चश्मा होगा वही इस फैक्ट के वैल्यू को समझ रहे होंगे। जो लोग चश्मा नहीं पहनते वो लोग तो बोल रहे होंगे भाई आगे बढ़ा। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है जापान में ज्यादातर रेफ्रिजरेटर्स में स्माइल एंड ओपन वाला सिस्टम होता है, यानी फ्रिज खोलने के लिए आपको हंसना होगा तभी फ्रिज खुलेगा। जापान के बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि यहाँ के स्कूल्स में सफाई कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे आपको। वहाँ के स्कूल्स में एक मैजिकल पावर होती है जिससे स्कूल अपने आप ही साफ हो जाता है। ये तो सीरियसली सुन रहा है, मजाक। असल बात यह है कि जापान के स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं होते हैं क्योंकि स्कूल के बच्चे ही झाड़ू पोछा करते हैं। जापान के कल्चर के हिसाब से हर बच्चे को साफ सफाई आना चाहिए। इससे उनके अंदर हम्बलता डेवलप होती है, हम्बल बनते हैं वो, और बच्चों के अंदर डिसिप्लिन और मोरालिटी और बढ़ता है। जरा सोचो आप अपने स्कूल या कॉलेज गए और जाके, इंडिया के लिए ये सीन ऑकवर्ड हो जाएगा लेकिन जापान में ये कॉमन है। फैक्ट नंबर 2। आपसे कोई पूछे कि आप क्या सांस लेते हो तो आप कहोगे हवा। फिर मैं कहूंगा कि हवा में क्या होता है, आप बोलोगे ऑक्सीजन होता है। हवा ऑक्सीजन सेम है, तो ऑक्सीजन बोले आप, ये चट
देखो, हमारी धरती पे जो हवा है उसको अगर आप एक जार में बंद करो और उसका एनालिसिस करो तो हवा में ज्यादातर 78% नाइट्रोजन होता है, सिर्फ 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी 1% बाकी गैसेस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डोमिनेंट गैस है, यानी जिस तरह जंगल में शेर डोमिनेंट होता है, हवा में नाइट्रोजन है। लेकिन इस शेर की कोई खास इज्जत नहीं है। हमारा बॉडी हवा को अंदर लेता है, सारा का सारा नाइट्रोजन और बाकी चीजें वापस कर देता है और सिर्फ ऑक्सीजन को रखता है, जो कि हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। इसलिए आपने बचपन से देखा होगा कि ऑक्सीजन को फेमस कर दिया गया है कि हवा मतलब ऑक्सीजन, लेकिन हवा एक्चुअली नाइट्रोजन डोमिनेटेड है। लेकिन अब मैं आपको नाइट्रोजन का कम बैक दिखाता हूँ। इज्जत नहीं है, कैसे बोल दिया, नाइट्रोजन कह रहा होगा अभी। शरीर में जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन जरा सा भी एब्जॉर्ब नहीं होता, धक्का मार के शरीर निकाल देता है, लेकिन फिर भी इसके बिना आप और हम जिंदा नहीं रहेंगे। कैसे? एक्चुअली में पेड़ पौधे बिना नाइट्रोजन के नहीं जी सकते। फोटोसिंथेसिस के समय नाइट्रोजन चाहिए और पेड़ डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, वो अपने जड़ के पास मौजूद मिट्टी से लेते हैं। और उस मिट्टी में नाइट्रोजन कौन मिलाता है? उत्तर है कई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन को लॉक कर देते हैं ताकि उसे पेड़ पौधे इस्तेमाल कर पाए। भाई, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देव मानुष है और इसी मिट्टी से ये पेड़ पौधे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और बड़े होते हैं और तभी हमें खाना मिल पाता है। बैक्टीरियाज, कीड़ों के चलते आप और हम जीवित हैं। That's सुपर गजब। बिना खाने के तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता ना, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, झोपड़ी वाला हो, महल वाला हो। ये खाना हवा में मौजूद डोमिनेंट नाइट्रोजन गैस के चलते ही हमें मिलता है। हवा में नाइट्रोजन ना हो तो बैक्टीरियाज मिट्टी में नाइट्रोजन को लॉक नहीं कर पाएंगे, तो पेड़ों को मिट्टी के थ्रू नाइट्रोजन नहीं मिलेगा और पेड़ नहीं उगेंगे, और पेड़ नहीं उगेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो क्या ऑक्सीजन खा के जिंदा रहोगे? दुनिया में पहली बार जब नाइट्रोजन की ताकत को हार्नेस किया गया था कि चलो पेड़ों को आर्टिफिशियल तरीके से और नाइट्रोजन देते हैं मिट्टी में डालकर, तब एक रेवोल्यूशन आया था दुनिया में। ये बात हो रही है दुनिया की पहली फर्टिलाइजर की, यानी खाद की, एक आर्टिफिशियल तरीका नाइट्रोजन देने का। फर्टिलाइजर्स में और भी बहुत कुछ होते हैं, बट नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वही चीज जिसके चलते हमारा ह्यूज 8 बिलियन पॉपुलेशन धरती पे टिका हुआ है। एस्टिमेट्स के हिसाब से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ना हो तो दुनिया के आधी आबादी खत्म हो जाएगी, थैनोस की चुटकी की तरह। इस बात का रेफरेंस भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है और नेचर यानी प्रकृति ने नाइट्रोजन को 78% इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जरूरत एक्चुअल में 78% है। That's गजब। फैक्ट नंबर 1, भूत एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि इंसान इलेक्ट्रिकल बीइंग्स होते हैं। शरीर बिजली से ही काम करता है। आपके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है तभी आप जिंदा हो। और विज्ञान का सिद्धांत ये कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस फॉर्म। ऊर्जा को कभी बनाया नहीं जा सकता, यानी किसी भी चीज को कभी बनाया नहीं जा सकता और ना ही मिटाया जा सकता है, सिर्फ फॉर्म बदलता है। तो मरने के बाद शरीर की ऊर्जा कहाँ जाती है? शरीर की बिजली कहां जाती है? थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के हिसाब से जब इंसान मरता है तो उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जो उसके बॉडी के सारे प्रोसेस को पावर कर रहा था, वो यूं ही गायब नहीं हो सकता है, क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। वो ऊर्जा निकल के अपना फॉर्म बदलती है, वो किसी न किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ध्यान देना, विज्ञान के हिसाब से इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब कांस्टेंट हैं, हर चीज अपना रूप बदलती है बस। उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे मिट्टी से उगते हैं, फिर अनाज उगता है, वो अनाज आप खाते हो। अनाज खाने के चलते आप जो इतने छोटे से थे उससे इतने बड़े हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनडायरेक्टली जमीन की मिट्टी आप बन गए। इसलिए कहा जाता है कि इस देश की मिट्टी के लिए हम मर मिट सकते हैं, क्योंकि इस भूमि के चलते ही हमारा आप जिंदा है। तो मिट्टी से अनाज, अनाज खाने से आपका ग्रोथ। तो इस चीज में कोई नई चीज शून्यता से उत्पन्न नहीं हो रही है, बल्कि एक चीज दूसरे चीज में बदल रही है। टोटल मास कांस्टेंट है यूनिवर्स का, वेरी वेरी डीप। और विज्ञान की दुनिया में इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं, जिसके अनुसार इस दुनिया का टोटल मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। हर कुछ का सिर्फ रूप और रंग बदलता है। इसलिए सोल यानी आत्मा के कंसेप्ट को हम नकार नहीं सकते। अगर आप पुरानी धार्मिक किताबों को भी पढ़ोगे, और चाहे वो किसी भी धर्म का किताब हो, किसी में भूत के अस्तित्व को नकारा नहीं गया है। हर रिलीजन के इतिहास में इन एनर्जी की बात की गई है। महाभारत के समय में भी श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो सिर्फ शरीर बदलती है। और जो लोग गहरे मेडिटेशन में जाते हैं और जब उन्हें इस दुनिया के बारे में जानकारी का ज्ञात होता है, तो यही सब बातें उन्हें पता चलती है कि ये दुनिया जितना सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। जो सोच
सोच सकते हैं वो सब एग्जिस्ट करता है। अगर भूत प्रेत हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं तो भी इस एग्जिस्टेंस के अंदर और भी जो यूनिवर्सेस होंगे उनमें से किसी न किसी में घोस्ट जरूर एग्जिस्ट करते होंगे। हमारा यूनिवर्स है, हमारे पूरे यूनिवर्स को एक गोले की तरह इमेजिन करो। इसके बाहर और भी यूनिवर्सेस हैं, उस यूनिवर्सेस के गुच्छे के बाहर और भी यूनिवर्सेस हैं, और सोचो कि ये सारे मल्टीवर्सेस एक बड़े गोले में हैं। तो ऐसे अनगिनत बड़े गोले मौजूद हैं और वो बड़े गोले भी एक और बड़े गोले में मौजूद है। ऐसे ही करते करते स्पेस आगे बढ़ते जाता है, स्पेस कभी खत्म ही नहीं होता। तो बताओ एंड कहाँ है? विज्ञान हमारे यूनिवर्स के बारे में सिर्फ 0.00000000000000007% ही जानता है। भले इस धरती के ऊपर की चीजों के बारे में 50-60% जानती होगी। बस यही कहना चाहता हूँ कि दिस एग्जिस्टेंस इज अमेजिंग। ये दुनिया, ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये वर्ड मत बोलो, एग्जिस्टेंस, एक वर्ड में यही चीज सब कुछ को दिखा देती है। एग्जिस्टेंस वेरी वेरी डीप, बहुत गहरा है। ये बातें जो लोग समझ लेंगे यूनिवर्स का बाहर का कुछ इमेजिन कर पाएंगे वो। अब कुछ साइंटिफिक वाले आएंगे, बोलेंगे नहीं इस फॉर्मूले से ऐसा होता है। ब्रह्मांड है ना, इस स्पेस में है ना, तो जितना हम लोग साइंस, कैलकुलेशंस ये सब से पता किए हैं उतनी ही चीज है, उससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस एग्रेसिवनेस में, ईगो में रहना है तो रहो, बट हम तो एक्सप्लोर करेंगे रे बाबा। मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ मिलके एक्सप्लोर जरूर करूंगा इन सब अमेजिंग चीजों को। मैंने ये बात पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं, ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। इस खाली स्पेस में एक धरती नामक जगह के, एक शहर के एक जगह पर बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अपने लाइफ से थोड़ा जूम आउट करके देखो अपने आप को। इस एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा भाग हो आप। बाप रे क्या बोल रहे हो, बंद करो वीडियो, माथा तो फट जाएगा ऑडियंस का। छोड़ो ठीक है, बाय। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। और फ्रेंड्स, एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड जरूर करना, डिस्क्रिप्शन के टॉप पे लिंक मौजूद है। वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।